हेलो टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड अगेन वेलकम टू द लर्निंग जोन चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने द लर्निंग जोन चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपने लिसनर्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत सारा धन्यवाद, थैंक्स कहना चाहती हूँ आप लोगों को, मेरे चैनल को ढेर सारा अभिनंदन, प्यार, आशीर्वाद देने के लिए। आशा करती हूँ कि आप लोगों का साथ इसी तरह से हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ बना रहेगा, तो हम आपके ढेर सारे साथ के साथ अपने चैनल को और आगे तक लेके जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम जॉन कीट्स को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, स्पेशली जो मैं पहले भी अपनी लास्ट 2 वीडियोस में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं स्पेशली ये वीडियोस जो हैं वो केवीएस के जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि केवीएस के इंग्लिश जो सिलेबस है उसके सब्जेक्ट में मेनली पीजीटी, तो उसमें रोमांटिक जो इरा है, रोमांटिक पीरियड है, उसको मेंशन किया गया है। और जिसमें कुछ पर्टिकुलर राइटर्स हैं लाइक वर्ड्सवर्थ, शैली, कीट्स, कॉलरिज, तो उनको मेंशन किया गया है। तो उसी सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज हम कीट्स को करने जा रहे हैं। और मैं शैली और विलियम वर्ड्सवर्थ और रोमांटिसिज्म के ऊपर ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ। आप लोग अगर उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप लोग उस पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम जॉन कीट्स को कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिनकी आज हम इसमें बायोग्राफी देखने जा रहे हैं। उनके वर्क्स जो हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उनके वर्क्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें, इन्फ्लुएंस उनके ऊपर किसका था, आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। और अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हम बीच बीच में उनके बारे में बात करते जाएंगे। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माई लिसनर्स, प्लीज नोट डाउन ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द जॉन कीट्स एंड हिज वर्क्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो एक भी पॉइंट मिस ना हो जाए। और अगर आप लोगों को लगता है कि मुझसे शायद कोई पॉइंट मिस हो गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ उस पॉइंट को ज़रूर शेयर करिए, तो मैं उस पॉइंट को भी अपने सारे व्यूअर्स तक पहुंचाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं जॉन कीट्स के लिए, जॉन कीट्स की वीडियो के लिए। ठीक है, ओके। जॉन कीट्स was born in 31st October 1795, Moorgate, London. He was the eldest son of his parents. जॉन कीट्स अपने पेरेंट्स के सबसे बड़े बेटे थे। He died at the age of 25th in 23rd, sorry, he died at the age of 25। तो 25 साल की बहुत ही कम आयु में जॉन कीट्स की मृत्यु हो गई थी, जो 23 फरवरी 1821 को रोम में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, किसके कारण हुई थी? ट्यूबरकुलोसिस। जॉन कीट्स को टीबी था, जिसकी वजह से 25 साल की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनके जो एक ब्रदर थे टॉम, टॉम की भी मृत्यु कीट्स से पहले टीबी के कारण ही हुई थी। ठीक है, फैमी ब्रॉने, फैमी ब्रॉने, तो फ्रेंड्स इनके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि फ्रॉम फैमी जो ब्रॉने थी, वो लवर थी जॉन कीट्स की, बहुत डीपली ही वॉज एंगेज्ड इन लव विद फैमी ब्राउने। लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने के कारण कीट्स की, और अर्ली 1820 में, मतलब 1820 ईयर में स्टार्टिंग के में ही उनको टीबी के सिम्टम्स भी दिखाई देने लगे थे, तो जिसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी। तो फैनी ब्राउमे से इनकी शादी नहीं हो पाई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़, मैं पहले ये पेन को ले लेती हूँ अपने। हाँ, here lies one whose name was writ in water. So this is the important point. आप लोग प्लीज़ प्लीज़ याद रखिएगा कि ये पॉइंट है। देखिए मैंने यहाँ पे दी हुआ है, इमेज भी दी हुई है इनके टोम की। तो जब जॉन कीट्स की मृत्यु हुई थी, तो उनकी लास्ट रिक्वेस्ट थी कि उनके टॉम पर ना तो कोई नाम लिखवाया जाए, ना ही कोई डेट मेंशन करवाई जाए, बल्कि इंस्टेड ऑफ नेम्स एंड डेट, वो चाहते थे कि कुछ वर्ड्स उनके टॉम पर, एक एपिटाफ, जिन्हें एपिटाफ बोलते हैं, ये जो लिखे हुए रहता है, ये इसको एपिटाफ बोला जाता है। तो ये क्या लिखवाया जाए इसमें? इसमें लिखवाया जाए वन whose name, here lies one whose name was writ in letter। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है,
कि यहाँ पर वो व्यक्ति लेटा हुआ है जिसका नाम पानी पर लिखा गया है। ठीक है, सो यहाँ पे ये एक लाइन है जो कीट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनके टॉम के पर जो भी लिखवाया जाए। He was the main poet of second generation romantic poet like Shelley and Byron। जैसे कि मैंने रोमांटिसिज्म रोमांटिक पीरियड के ऊपर जो वीडियो अपलोड की थी, तो मैंने आप लोगों को उसमें बताया था, मेंशन किया था मैंने, कि रोमांटिक पीरियड में जो राइटर्स हैं उनको 2 जनरेशन्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक राइटर्स और सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक राइटर्स। तो सेकेंड जनरेशन रोमांटिक राइटर में कीट्स मेन पोइट्स में से एक है, लाइक शैली और बायरन की जैसी। ठीक है, शैली और बायरन भी सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोइट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल कि ये जो जो पोइट्स हैं जो कि कौन कौन से फर्स्ट जनरेशन में, कौन कौन से सेकेंड जनरेशन में, प्लीज़ दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसको बिल्कुल एग्जाम में पूछ सकते हैं कि राइटर नेम दे दिया और कौन से जनरेशन को बिलोंग करते हैं रोमांटिक पीरियड के, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए। ठीक है, और जिन लोगों ने रोमांटिक एज की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप रोमांटिक एज की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सो ये कुछ जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं मैंने आप लोगों को बताए। कीट्स को उनकी लाइफ टाइम जब तक वो जिए थे ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी। उनके वर्क्स को उन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया जाता था। ठीक है, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद we can say he was a greatly admired in Victorian age, or we can say at the end of the 19th century he became popular। उनके वर्क्स काफ़ी फेमस होने लगे उनकी मृत्यु के बाद, by the end of the 19th century। कीट्स मेनली अपने ओट्स और लिरिक्स के लिए बहुत फेमस थे। ठीक है, काफ़ी फेमस हुए उनके ओट्स और लिरिक्स, मेनली ओट्स। उनके जो ओट्स होते थे दैट वाज लोडेड विद सेंसिबिलिटीज। ठीक है, इनके वर्क्स में एक्सट्रीम इमोशंस और नेचुरल इमेजरी देखने को मिलती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो जॉन कीट्स हैं वो रोमांटिक पोइट हैं, और वैसे भी रोमांटिक राइटर्स की ये पहचान है। इनके वर्क्स की मेन थीम होती थी इमेजिनरी का, इसमें यूज़ करते थे। नेचर मेन थीम हुआ करती थी रोमांटिक राइटर्स की। तो जॉन कीट्स के वर्क्स में भी इमोशंस और नेचुरल इमेजिनेशन हाईली लोडेड होते हैं इनके वर्क्स में। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव, इनके वर्क्स में स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव के मतलब लव टॉपिक के लेकर के बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो आप देख सकते हैं। ठीक है, लव एल द सेंस मर्सी एंड और भी बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो हम इनके वर्क्स के डिस्कस करेंगे, तो आप लोगों को मैं बताती जाऊंगी। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग लव के प्रति, इमोशंस नेचर के लिए, नेचर के प्रति लव, ये बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, कीट्स पब्लिश ओनली 54 पोएम्स इन 3 वॉल्यूम्स एंड सम मैगजीन्स। इनकी केवल 54 ही पोएम पब्लिश हुई थी। ही वॉज पैशनेट लवर ऑफ ब्यूटी। पैशनेट लवर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, पैशनेट लवर कौन होता है? जिसके स्ट्रॉन्ग सेंस होता है उसके लव में, स्ट्रॉन्ग मतलब पैशन से जब कोई चीज़ की जाती है, मतलब कहते हैं ना पूरी शिद्दत से। तो he was a passionate lover of beauty। We can see strong feelings of love and emotions for nature। Beauty is a source of joy for kids। और इनके वर्क्स के थ्रू हमें साफ साफ पता चलता है that the beauty is a source of joy, happiness for kids। किड्स के वर्क्स में जो सोर्स होता था जॉय का, हैप्पीनेस का, वो ब्यूटी को ही दिखाया गया है। और इनके एंटीमोनिक वर्क है उसमें एक लाइन भी दी हुई है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अ थिंग ऑफ द ब्यूटी इज द जॉय फॉर एवर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो एंटीमियन में इनके वर्क में की एक लाइन है पोएम की, और लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज द जॉय फॉर एवर। इन्होंने जो मैं फ्रेंड्स आप लोगों को पॉइंट्स बताती जा रही हूँ सारे मेन, तो प्लीज़ जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। He has written his first extant poem, and
इमिटेशन ऑफ स्पेंसर जो उन्होंने 1814 में लिखी थी, एंड इमिटेशन ऑफ स्पेंसर जो उन्होंने 1814 में लिखी थी। और कब लिखी थी? जब वो केवल 19 साल के थे, व्हेन ही वाज ओनली 19 इयर्स ओल्ड। ठीक है। इन्फ्लुएंस, इनके ऊपर ग्रेटली इन्फ्लुएंस किसका था? ही ले हंट का, स्पेंसर का, जॉन मिल्टन, चॉसर, वर्गिल एंड विलियम हैजलिट का मेनली कीट्स के ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस था। इन अक्टूबर 1816 क्लैर्क जो इनके फ्रेंड थे एक्चुअली, नॉट फ्रेंड्स, क्लार्क जो इनके फ्रेंड थे 1816 में, उन्होंने कीट्स को ले हंस से इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है। और ले हंस बायरन और शैली के भी बहुत अच्छे यानी कि क्लोज फ्रेंड थे। सो इस तरह से उनकी जानकारी हुई ले हंट से। तो काफ़ी इन्फ्लुएंस भी किया है ले हंट ने कीट्स को। इंपॉर्टेंट वर्क, टू ऑटम। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड, मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, कीट्स इज कॉल्ड द पोइट ऑफ ब्यूटी। उन्हें पोइट ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 1819 इनका जो था वो प्रोडक्टिव ईयर था। 1819 मेनली 1819 से 1820 बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर था ये कीट्स की लाइफ का, जिसमें इन्होंने 6 ओड्स कंपोज किए थे। ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड ऑन मेलंकली, ओड ऑन इंडोलेंस, ओड टू नाइटेंगल, ओड टू साइकी। ठीक है। तो ये वाले जो 5 ओड्स हैं इन्होंने स्प्रिंग टाइम में लिखे थे, स्प्रिंग सीजन में। लेकिन ओड टू जो ऑटम था वो इन्होंने सितंबर मंथ में लिखा था। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ओड्स हैं जिनकी वजह से कीट्स को बहुत पॉपुलैरिटी मिली है, और ये ओड्स भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। ठीक है। तो जो ओड टू नाइटेंगल जो पोएम है, उन्होंने एक प्लम ट्री के नीचे बैठ करके लिखी हुई थी। उस समय स्प्रिंग सीजन भी था। तो नाइटिंगेल ने अपना एक नेस्ट बनाया था, उनके घर के पास था जो ट्री, प्लम ट्री, उस पर एक घर बनाया हुआ था। तो कीट्स उसके सॉन्ग्स को बहुत सुनते थे, उसके सॉन्ग में अपनी जॉय और हैप्पीनेस फील करते थे वो। ठीक है। घंटों तक उसके सॉन्ग्स को सुनते रहते थे, और उसी से इंस्पायर होकर के उन्होंने ओड टू अ नाइटिंगेल पोएम लिखी है। और ओड टू अ नाइटिंगेल के बाद ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न और ओड ऑन अ मेलंकली उन्होंने ये पोएम लिखी है। ठीक है। तो मेनली स्प्रिंग सीजन के दौरान ये 5 ओड्स उनके लिखे गए हैं, और एक ओड जो है ऑटम टू ऑटम, ये सितंबर मंथ में लिखा गया है। तो इस तरह से 6 ओड्स हैं जो बहुत फेमस हुए हैं कीट्स के। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेगेटिव कैपेबिलिटी का वर्ड का यूज कीट्स ने किया था सबसे पहले। और कीट्स के कुछ वर्क्स भी हैं ऐसे, लाइक द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, ला बेले दे सेंस मर्सी, हाइपरियन, लैमिया, और एक प्ले था ओथो द ग्रेट, जो कि क्रिटिकली जिसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था क्रिटिक्स के द्वारा। और इवन 1950 तक वो प्ले जो था ओथो द ग्रेट, उसको पब्लिश भी नहीं किया गया था। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा कि इसका ये ओथो द ग्रेट ये प्ले है कीट्स के द्वारा लिखा हुआ। तो इनके हम इन वर्क्स को पढ़ते हैं। टू ऑटम, टू ऑटम जो वर्क है ये कंपोज किया गया है 19 सितंबर में 1819। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि ये जो वर्क है वो सारे 1819 में ही लिखे गए हैं, और 1820 में इनको पब्लिश किया गया है। जो ओड टू ऑटम है ये जो पोएम, इसमें 11 लाइन स्टैंजास को यूज़ किया गया है। मीन्स 3 स्टैंजास को यूज़ किया गया है जो कि 11 लाइन्स के हैं। तो इसमें हायर इमेजरी का यूज़ किया गया है। एंड जो स्टैंजास को यूज़ किया गया है 11 लाइन्स का, वो
थ्री एस्पेक्ट्स दिखाते हैं सीजन के 3 अलग अलग रूपों को दिखाते हैं। और वो रूप कैसे हैं? सीजन को फ्रूटफुलनेस के रूप में दिखाया गया है कि बहुत फलदायी होता है। उसके लेबर को दिखाया गया है कि लेबर मीन्स काम करना, कि सीजन किस तरह से काम करता है हमारे फसलों के ऊपर, हमारी अर्थ के ऊपर, उससे क्या क्या चेंजेस होते हैं। उसकी उसकी डेक्लाइन को दिखाया गया है कि सीजन के कारण चीज़ें नष्ट भी हो सकती हैं, कितनी मतलब डेक्लाइन, तबाही वाला। ठीक है, तो कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसके कारण सीजन, कुछ ऐसे मौसम होते हैं चीज़ें मर जाती हैं, ठीक है, डेड हो जाती हैं। तो एस्पेक्ट्स को दिखाया गया है इस तरह से, 3 एस्पेक्ट्स को। हायर इमेजरी का यूज़ किया गया है इसमें, ठीक है। इमेजिनरी तो रोमांटिक राइटर्स की पहचान होती थी, और लव टुवर्ड्स नेचर। और एम्बिक पेंटामीटर का इसमें यूज़ किया गया है। ऑटम का इसमें पर्सोनिफिकेशन किया गया है, ऑटम को मीन्स मानवीकरण किया गया है। पर्सोनिफिकेशन का हिंदी मीनिंग अलंकार होता है ये, ठीक है। मानवीकरण किया गया, एक रूप देकर के यहाँ पे कुछ प्रेजेंट किया गया है। और ये पोएम उन्होंने जब लिखी थी, जब वो विंचेस्टर एक जगह थी वहाँ पर थे, ठीक है, वो घूम रहे थे। तो Autumn has been regarded by the critics as one of the most popular short poem of English language, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें ऑटम एक सीजन होता है ऑब्वियसली, तो सीजन को इसमें कॉन्स्पायर्स के रूप में दिखाया गया है, मीन्स जो कॉन्स्पिरेसी करते हैं, जो चाल चलते हैं, षड्यंत्र करते हैं, उस तरह से भी यहाँ पे सीजन को दिखाया गया है। और इसमें सीजन को, ऑटम सीजन को फ्रूटफुल भी दिखाया गया है, ठीक है, कि ऑटम सीजन में फल लग रहे हैं, फसलें पक रही हैं, ठीक है, फूल खिल रहे हैं, इस तरह का भी दिखाया हुआ है, ठीक है, ऑटम सीजन को। जिसकी और हु हार्वेस्ट, ठीक है, जेंटल साउंड ऑफ इवनिंग, मतलब इवनिंग में मधुर संगीत सुनाई देता है। Who makes music, fruits are still ripening, birds are still opening in the warmth weather। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ऑटम सीजन के इसमें बताए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑन इंडोलेंस। ऑन इंडोलेंस को 1819 में कंपोज किया गया था इन स्प्रिंग सीजन, जैसे कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि 5 वर्ड्स को उन्होंने स्प्रिंग सीजन में, और टू ऑटम को सितंबर मंथ में उन्होंने लिखा था। और ये 10 लाइंस के स्टैंजाज में लिखा गया है विद राइम स्कीम, जिसमें स्पेंसरियन क्वाट्रेन को ओपनिंग की गई है और मिल्टोनिक सेस्टेट से इसका एंड किया गया है पोएम का, ठीक है, एंडिंग रखा गया है मिल्टोनिक सस्टेट से, जिसकी राइमिंग स्कीम है मिल्टोनिक सस्टेट की सी डी ई। और स्पेंसरियन क्वाट्रेन की जो राइम स्कीम है वो है ए बी। मैं इस पोएम की पूरी राइम स्कीम है ये, ठीक है। और इसमें क्या है, जो ये शेक्सपियरियन क्वाट्रेन, मिल्टोनिक सस्टेट की ये जो रैमिंग स्कीम है, वो ओड ऑन मेलनकली, ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न में भी यूज़ की गई है। ये एम्बिक पेंटामीटर का इसमें यूज़ किया गया है। इन दिस पोएम कीट्स जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं स्टेट ऑफ इंडोलेंस क्या होता है, मीन्स लेजीनेस, आलसीपना, हर चीज़ को अवॉइड करने वाला, ठीक है, तो उस स्टेट को यहाँ पे कीट्स ने दिखाया है। देन स्प्रिंग पोएम्स को फिनिश करने के बाद जून 1819 में यह पोएम लिखी गई थी। यहाँ पे शायद कुछ फ्रेंड्स मिस्टेकन हो रही है मंथ के बीच में, कि जून में लिखी गई थी सितंबर में, सो ये मैं आप लोगों को ज़रूर कंफर्म करके बताऊंगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे आप लोगों को बताना है, ठीक है। सो सॉरी फॉर दैट पॉइंट, मैं आप लोगों को ये बिल्कुल कंफर्म करके बताने वाली हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगी मैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये जो पोएम थी वो 1848 तक भी पब्लिश नहीं की गई थी, और 1848 मीन्स आफ्टर 27 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ कीट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज ईव ऑफ सेंट एग्नेस, जो कि 1819 में लिखी गई है और 1820 में पब्लिश की गई है। इट्स अ रोमांटिक नैरेटिव पोएम जो 42 स्पेंसरियन स्टैंजाज में लिखी गई है।
फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, जो कि 1816 में लिखी गई है, जो एलिजाबेथन प्ले राइट थे जॉर्ज चैपमैन, उनके द्वारा ट्रांसलेट किया गया इसको। तो फर्स्ट वो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि कीट्स को होमर के वर्क्स को पढ़ना काफ़ी पसंद था, ठीक है, और उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस भी थे वो। लेकिन वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखते थे और ग्रीक लैंग्वेज तो किड्स को नहीं आती थी। तो चैपमैन थे, वो होमर के वर्क को ट्रांसलेट किया करते थे, ठीक है। तो ट्रांसलेट किए हुए वर्क को किड्स चैपमैन के पढ़ते थे, ठीक है। तो फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, पोएम पेट्रार्कन सोनेट में लिखी गई, जिसे हम इटालियन सोनेट भी कहते हैं। मतलब इटालियन हम क्या कहते हैं, उसे कहा ही जाता है पेट्रार्कन सोनेट को इटालियन सोनेट, जो एक ऑक्टेव और वन सस्टेट में डिवाइडेड होती है, जिसका रैम स्कीम है ए बी बी ए सी डी सी डी सी डी। ये इसका रैम स्कीम है। जब वह केवल 20 वर्ष के थे तभी उन्होंने ये पोएम कंपोज की थी, और 1816 में अपने फ्रेंड क्लार्क के साथ थे वो, तभी उन्होंने इस पोएम को सॉरी इस वो होमर के वर्क्स को पढ़ने के लिए इंस्पायर भी किया था। और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया 1819 प्रोडक्टिव ईयर भी कहा जाता है। जो लामिया पोएम भी 1819 में लिखी गई है और 1820 में इसको पब्लिश किया गया है। ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जो कि फर्स्ट अपीयर्ड हुई थी इन द वॉल्यूम लामिया, जिसमें इजाबेला, द इवनिंग ऑफ सेंट एग्नेस एंड अदर पोएम्स भी लिखी गई थी, ठीक है, इस वॉल्यूम में। तो इस पोएम में क्या है, इस पोएम में गॉड हर्मेस है, ठीक है, जिन्हें मर्करी भी कहा जाता है। तो वो सुनते हैं एक फीमेल की बहुत दुखी आवाज़, एक करहारी आवाज़, कष्ट में है कोई, इस तरह की आवाज़, पेन में है कोई आवाज़, वो सुनते हैं। तो देखते हैं कि एक मतलब कोई ट्रैप्ड है स्नेक की बॉडी के अंदर। तो वो उन्हें वॉइस जो है वो आती है, जो वॉइस उनके सुनाई देती है, तो वो उन्हें बताती है कि दैट शी नो ही इज डीपली इन लव विद निम्फ। वो बताती है कि मैं जानती हूँ कि मतलब यू आर एंगेज्ड इन लव विद निम्फ, जो उसी के पीछे हाइड है, ठीक है। वो ऐसे करके वो आवाज़ गॉड को बताती है, और ये भी कहती है कि उसने निम्फ को एक पावर दी है इनविजिबल होने की, और वो उसे रिवील कर देगी अगर आप मुझे इस बॉडी से बाहर निकालेंगे, स्नेक की बॉडी से, और मुझे एक ह्यूमन बॉडी प्रदान करेंगे। तो गॉड हर्मेस जो है वो एग्री हो जाते हैं उसकी इस बात पर, ठीक है। और जब वो एग्री हो जाते हैं तो स्नेक जो है वो एक ब्यूटीफुल लेडी में चेंज हो जाता है। तो फिर उन्हें निम्फ दिखाई दे जाती है। तो इस तरह की कोई एक स्टोरी है वो लेमिया में डिस्क्राइब की गई है। इट्स अ वेरी लॉन्ग नैरेटिव पोएम, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वर्क इज हाइपरियन, एंड नेक्स्ट इज हाइपरियन। हाइपरियन वर्ड्सवर्थ वो सॉरी कीट्स ने 18 से 1819 के बीच में लिखी गई है, और मिल्टोनिक स्टाइल का इसमें यूज़ किया गया है। मिल्टोनिक मीटर का, जो मिल्टन के मीटर होते थे उनकी स्टाइल होती थी, उसका इसमें यूज़ किया गया है, और ये एक एपिक पोएम है, ठीक है। इसकी कुछ इस तरह से स्टोरी है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कुछ थोड़ी बहुत जो मुझे याद है। जो टाइटन्स हैं इसमें, एंड दैट इज टाइटन्स आर अ पैंथियन ऑफ गॉड्स, जो कि ओलंपियंस पर इस समय रूल कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें इंक्लूड किया गया है सैटर्न को। सैटर्न है किंग ऑफ गॉड्स, और ऑप्स जो है उनकी वाइफ हैं, थिया उनकी सिस्टर हैं, और एनकेलेडस जो है वो गॉड ऑफ वॉर हैं ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग। ओशियनस जो है वो गॉड ऑफ द सी हैं, और जो हाइपरियन है, ठीक है, ये नेम बता रही हूँ मैं आप लोगों को, हाइपरियन है जो गॉड ऑफ द सन है वो, ठीक है। ये याद रखिएगा प्लीज़, मेन पॉइंट है ये, जो हाइपरियन को किस तरह से मेंशन किया गया है, कौन से गॉड के रूप में, तो गॉड ऑफ द सन, ठीक है। और जो स्लेमेन है वो यंग गॉडेस हैं। तो इसमें जो पोएम है वो सैटर्न से स्टार्ट होती है, जो कि अपनी पावर खो चुका है और जिसकी पावर जुपिटर के द्वारा मतलब ओवरटेक कर लिया गया है, ले ली गई है। तो इसमें जो थी दिया थी है, उनकी जो सिस्टर हैं,
तो वो जाती हैं वहाँ पर जहाँ पे और भी बहुत सारे टाइटन्स बैठे हुए हैं और वो परेशान सी कुछ कंडीशन में हैं, और वो डिस्कस कर रहे हैं कि हमें युद्ध मतलब फाइट करनी चाहिए कि नहीं इस चीज़ के अगेंस्ट। तो इस तरह की कुछ इसमें डिस्क्राइब किया गया है पोएम में। नेपच्यून भी हैं इसमें, जिनको द न्यू गॉड ऑफ द सीज में मतलब दिखाया गया है इसमें, बिकॉज नेपच्यून इज मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये सब कुछ इसमें ऐसा डिस्क्राइब किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न वर्ड्स रिटन जो की गई है 1819 में और इसको पब्लिश किया गया है 1820 में। मेनली ये सारे 1819 और 1820 में ही पब्लिश किए गए हैं, 1819 में लिखे गए हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया 1819 प्रोडक्टिव ईयर था कीट्स का। ठीक है, तो ये तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कीट्स के वर्क हैं मेनली वो 1819 में ही लिखे गए हैं, 1820 में पब्लिश किया गया है। ठीक है, स्पीकर जो है इसमें एक अर्न की तरफ देखते हैं। यहाँ पे मैंने अर्न की इमेज भी दी हुई है। ठीक है, ये अर्न होता है ऐसा पॉट जैसा। तो कीट्स हैं अर्न की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, जो कि डेकोरेटेड है किस चीज़ से, जैसे कि इसमें देखो डेकोरेट किया गया है, इसमें गॉड्स को दिखाया गया है। देखो ये गॉड्स है, हाँ, फेयरीज दिखाई गई हैं, मैन और वुमेन यानी कि ह्यूमन इमेजेस दिखाई गई हैं, ट्रीज की इमेजेस दिखाई गई हैं। तो इसी तरह से जो देख रहे थे कि जिस अर्न को, उसमें भी इमेजेस इस तरह से दिखाई हुई थी। उसमें कुछ इमेजेस दिखाई गई थी जो रूरल लाइफ को बिलोंग करती थी, एंशियंट ग्रीस की। ठीक है, जिसमें जो कि डेकोरेटेड था ह्यूमन इमेजेस से, जिसमें मैन और वुमेन की ह्यूमन इमेजेस दिखाई गई थी, गॉड्स की इमेजेस थी, जिसमें जिसमें यंग पाइपर, ठीक है, कि भी पाइपर, यंग एक पाइपर था, उसकी इमेज भी उसमें डिस्क्राइब की गई थी। उसमें दिखाया गया था कि जो वो है यंग पाइपर है, वो बैठा हुआ है एक पेड़ के नीचे। ठीक है, इन दिस पोएम स्पीकर इज टेलिंग अबाउट टू यंग लवर्स। यंग लवर्स के बारे में इसमें दिखाया गया है कुछ। आप लोग इस पोएम को पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें कीट्स ने डिस्क्राइब की हुई हैं। यंग लवर्स की यहाँ पे स्टोरी को, लव स्टोरी को यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कीट्स ने। स्पीकर डिस्क्राइब करते हैं इसमें इमेजेस ऑफ ट्रीज ऑन द अर्न, दैट ट्रीज न्यू and they are looking happy because they knew that they will never lose their leaves and they never say goodbye to spring. इसमें पेड़ जो हैं वो बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू द कीट्स। पेड़ बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि उनकी पत्तियां उनसे कभी अलग नहीं होंगी, मीन्स वो कभी नहीं झड़ेंगी और उनको कभी भी स्प्रिंग को गुड बाय नहीं कहना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सब इमेजेस हैं जो अर्न के ऊपर दिखाई गई हैं इस स्टोरी में, इस पोएम में, ओल्ड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। और इसमें एक सीन भी दिखाया जा रहा है, इसमें एक सीन पर मेनली फोकस किया गया है कि जिसमें दिखाया जा रहा है कि कुछ प्रीस्ट मतलब पादरी पुजारी टाइप जो लोग हैं वो जा रहे हैं और जो लीड कर रहे हैं काउज को, बहुत सारी काउज हैं जो कि लग रहा है कि वो किसी सेरेमनी के लिए जा रहे हैं। ठीक है, सेरेमनी वो कुछ भी हो सकती है, या तो शायद वो उन काउज की बलि देने के लिए जा रहे हैं या फिर कोई और सेरेमनी को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो दिखाया जा रहा है और जिसमें जो काउज हैं जो चल रही हैं उनको बहुत मतलब डेकोरेटिव वे में दिखाया गया है कि वो सिल्क से सजी हुई हैं, सिल्क के उनके कपड़े कुछ बिछाए हुए हैं, उनके हॉर्न्स किस तरह से डेकोरेट किए हुए हैं। तो इस तरह की कुछ सेरेमनी का इसमें सीन उनके ऊपर दिखाया गया है और पोएम में यही सब चीज़ें डिस्क्राइब की हुई हैं। ठीक है, ट्रीज की, ह्यूमन इमेजेस की, गॉड्स की, लवर्स की, सेरेमनीज की, ये सारी स्टोरीज हैं जो अर्न में किड्स को दिखाई दे रही हैं, वो अपनी पोएम में इसको लिख रहे हैं। ठीक है, मेनली ये जो पोएम है अर्न, मेनली जो अर्न है इस पोएम में वो रिफ्लेक्ट करता है द ट्रूथ एंड द ब्यूटी एंड इट्स अ ट्रू वर्क ऑफ आर्ट। इसमें कीट्स ने इसको ट्रू वर्क, उनको ट्रू वर्क ऑफ आर्ट भी कहा गया है कि आर्ट का ये ट्रू वर्क है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। द ला बेले डेम सेंस मर्सी, एज यू नो 1819 में लिखी गई है, 1820 में पब्लिश हुई है। इसका मतलब क्या है? ला बेले सेंस मर्सी का मतलब है अ ब्यूटीफुल लेडी।
एक ब्यूटीफुल लेडी जिसमें कोई दया नहीं है, जिसमें कोई मर्जी नाम की चीज नहीं है। क्वेश्चन मैं बिल्कुल पूछ सकते हैं इस बात को, ठीक है। ला बेले डेम सेंस सेंस मर्सी का इसमें क्या मीनिंग है इस टाइटल का? अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, ठीक है, विदाउट एनी काइंडनेस। तो और ये जो पोएम थी मेनली ये इनकी भाई की, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, टॉम, जिनकी ट्यूबरकुलोसिस से मृत्यु हो गई थी। उनके मृत्यु के कुछ मंथ बाद ही, डेथ के कुछ मंथ बाद ही ये पोएम कीट्स ने कंपोज की थी, ठीक है। दिस इज अ रोमांटिक पोएम, ये एक रोमांटिक पोएम है जो कि एक फेयरी लेडी को डिस्क्राइब कर रही है, और एक योद्धा नाइट को डिस्क्राइब कर रही है। नाइट मीन्स योद्धा, ठीक है, उनके बीच के जो लव है उसको डिस्क्राइब कर रही है वो, ठीक है। इसमें इल्यूजन्स को बहुत दिखाया गया है, डेथ को, लव, रियलिटी, इल्यूजन्स वर्सेस रियलिटी, जो इसकी है इस पोएम की मेन थीम है, ठीक है। नेक्स्ट हम वर्क की तरफ देखते हैं, ओड ऑन अ मेलनकली। ओड ऑन अ मेलनकली भी 1819 में लिखा गया था, और मेनली ये है जो पोएम में स्पीकर ये बताते हैं कि सैडनेस को कैसे डील किया जाए, ठीक है। मेलनकली जैसे कि नाम से इसके पता चल रहा है कि वो इस समय बहुत दुखी वाली कंडीशन में है, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसी कंडीशन में दुख को कैसे डील किया जाए और कैसे डील ना किया जाए। तो ये सारी कंडीशन है इस ओडोना मेलनकली में दिखाई गई है, डिस्क्राइब कर रहे हैं कीट्स, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट ओड्स में से एक है कीट्स के। नेक्स्ट इज ओड ऑन अ नाइट, ओड टू अ नाइटिंगेल। इसको भी 1819 में लिखा गया, 1820 में पब्लिश किया गया है। ये बहुत ही एक पेनफुल पोएम की जैसे दिखाई गई है, जो कि सिमिलर टू डेथ बताई गई है। ये आर्ट ऑफ म्यूजिक, जैसे कि जो पोएम है ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, वो ब्यूटीफुल वर्क ऑफ आर्ट बताया गया है कीट्स के द्वारा। तो ओड ऑन अ नाइटिंगेल ये ब्यूटीफुल आर्ट ऑफ म्यूजिक इसमें बताया गया है, को शो करती है पोएम। इसमें नेगेटिव टोन में लिखी गई है, निराशावादी टोन में लिखी गई है। इसमें स्पीकर बहुत निराश है, ठीक है। इसमें ओल्ड एज की प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, के बारे में वो इमेजिन करते हैं, वो बताते हैं कि ओल्ड एज में किस तरह से बॉडी श्रिंक हो जाती है, बॉडी पेल पड़ जाती है, हेयर ग्रे हो जाते हैं। उस टाइम की जो भी प्रॉब्लम्स और कंडीशन होती है वो इसमें डिस्क्राइब की जा रही है, ठीक है। और कब व्यक्ति डेथ के पास आ जाता है तो किस तरह से फील करता है, तो वो सारी सिचुएशन ओ टू अ नाइटिंगेल में दिखाई गई है, ओ टू अ साइकी। इसमें लव, रिवेंज, मतलब प्यार होना, फिर से खोना, फिर बदला लेना, ये मेन थीम इसमें दिखाई गई है, ठीक है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है साइकी, इसमें गॉडेस साइकी को भी इसमें दिखाया जा रहा है, ठीक है। इसको इस बात की गई है। यहाँ पे थे कीट्स के जितने भी हमने वर्क्स थे उनके, और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने यहाँ पे पूरा कवर कर लिया है। और फिर भी कोई अगर पॉइंट ऐसा है जो बचता है तो मैं आप लोगों के साथ कमेंट बॉक्स में से ज़रूर शेयर करूँगी। और एक पोएम जो मैंने आप लोगों को बताया था, ओड टू ऑटम, एक सेकेंड, ओड टू ऑटम नहीं, हाँ सही है, हम कहीं भी गलत नहीं है। यस, क्लियर हो गया, अभी क्लियर हो गया, मुझे कमेंट बॉक्स में करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटम सीजन, जो ऑटम पोएम है वो सितंबर में लिखी गई है, टू ऑटम, ठीक है। और जो हम बात कर रहे थे ऑन इंडोलेंस की कर रहे थे, जो कि जून 1819 में फिनिश करने, क्या था, हाँ, पोएम को फिनिश करने के बाद जून 1819 में ये पोएम लिखी गई है, ठीक है, ऑन इंडोलेंस, मतलब स्प्रिंग पोएम्स को फिनिश करने के बाद जून 1819 में ये पोएम लिखी गई है ऑन इंडोलेंस। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने कीट्स उनके वर्क से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। आई होप आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरा काम, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करते हुए ज़रूर जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा जो भी अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं, क्योंकि मैं सारे वीडियोस में जो अभी तक मैं कवर करने वाली हूँ, केवीएस से रिलेटेड जो भी इंग्लिश के टॉपिक्स हैं,
तो प्लीज़ मिस मत करिएगा जो भी लोग केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि तैयारी बिल्कुल एंड टाइम पे नहीं की जा सकती, उसको टाइम चाहिए अगर आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करना चाहते हैं तो। सो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।